यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। माय नेम इज़ कीर्ति। तो आज के जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे गायनेकोलॉजी के मोस्टली क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, एंड आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के भी ऐड किए गए हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें। तो अभी रिसेंट में यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होने के साथ साथ जिन भी लोगों ने कर्नाटका सीएचओ के लिए फॉर्म फिलअप किया है, जिसमें 3000 प्लस वैकेंसी अभी भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट उसमें वन कंडीशन ये है कि यदि आपके पास आईएनसी का रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अलावा। बट आपके पास 10 साल का, एटलीस्ट आप 10 साल से कर्नाटक में रह रहे हों तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन भी लोगों के पास हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन है गायनेकोलॉजी के क्वेश्चन है। तो जो यूपीपीएससी का पेपर आने वाला है, लास्ट आप पेपर देखते हैं यदि 2015 एंड 17 के, तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट रहा है पेपर में, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओएमआर सीट बेस्ड पेपर होने वाला है आपका, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, आपको ओएमआर सीट दी जाएगी आंसर के लिए। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, Which chemical present in the acromial tip of sperm facilitate the penetration of zona pellucidea of ovum? तो कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है स्पर्म की जो एक्रोमियल टिप होती है, किसके लिए? जोना पेलुसिडा जो ओवम का पार्ट है उसको पेनिट्रेट करने के लिए। तो ऑप्शन में फॉर्मेलिन, एसिटाइल कोलिन, हाइलोयूरिनिडेस या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक। तो यहाँ पर जो एक्रोमियल टिप है स्पर्म की, तो उसको क्या होगा, ओवम राउंड शेप में रहेगा, तो उस ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए जोना पेलिसिडा है तो वहाँ पे पेनिट्रेशन के लिए एक केमिकल प्रेजेंट होता है स्पर्म का, जो एक्रोमियल टिप पोर्शन होता है वहाँ पर। तो उस केमिकल का नाम क्या है जिससे ओवम में पेनिट्रेट कर पाता है? तो वो है हाइलयूरोनिडेस एंजाइम एक होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। ये देखिए यहाँ पर ये ओवम एंड स्पर्म दोनों की इमेज दी हुई है। तो जो आउटर पार्ट है जोना पेलिसिडा, इसको क्या करेगा, जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, जो एक्रोसोम है इसकी टिप यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक केमिकल प्रेजेंट होगा जिससे इजीली क्या होगा, अंदर एंटर है जो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ओवम के चारों तरफ आते तो स्पर्म बहुत सारे हैं, बट कुछ स्पर्म ही जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी मोटिलिटी फास्ट होती है, इनमें केमिकल सही होता है, वही पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो जो केमिकल एंजाइम है जो है पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है वो क्या है, हाइलोयूरिडेस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लीडिंग फ्रॉम और ऑनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इज नोन एज। तो जेनाइटल ट्रैक्ट से आफ्टर 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन बेबी के बर्थ के पहले, बेबी की डिलीवरी नहीं हुई है उसके पहले जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन में APH दैट मीन्स एंटीपार्टम हेमरेज, IUD इंट्रायूट्राइन डेथ, PPH दैट मीन्स पोस्ट पार्टम हेमरेज, IPS दैट मीन्स इंट्रापार्टम हेमरेज। ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पर जो ब्लीडिंग होती है वो क्या कहलाएगी, इंट्रापार्टम हेमरेज। तो यहाँ पर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, 28 वीक की प्रेगनेंसी है, ब्लीडिंग हो रही है जेनाइटल ट्रैक्ट से, बट बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, तो ये ब्लीडिंग क्या कहलाएगी, एंटीपार्टम हेमरेज। क्या कहलाएगी, एंटीपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि आफ्टर द बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके मोर देन 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, वो कंडीशन किस में आएगी, PPH में। फिर PPH का प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप होता है। वो इंट्रापार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पर जो ब्लीडिंग होती है वो आती है IPH में। इंट्रायूट्राइन डेथ का मतलब होता है कि बेबी की डेथ यूट्रस में ही हो जाए, डिलीवर होने के पहले ही बेबी यूट्रस में ही डेथ हो जाए, बूम में डेथ हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, इंट्रायूट्राइन डेथ। तो यहाँ पर चारों टर्म आई होप आपके क्लियर हो गए हैं कि 28 वीक की प्रेगनेंसी है लेकिन बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, तब ब्लीडिंग होती है जेनाइटल ट्रैक्ट से पर वेजाइना से, तो वो है एंटीपार्टम हेमरेज। आफ्टर द डिलीवरी मोर देन 500 ml ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग होती है, तो वो है PPH पोस्टपार्टम हेमरेज। ड्यूरिंग द डिलीवरी जो ब्लीडिंग होगी वो कहलाएगी इंट्रापार्टम हेमरेज। और यदि बेबी
यूट्रस में ही डेथ हो जाती है उसकी, तो वो है इंट्रा यूट्राइन डेथ। अब आता है एपीएच, जिसके कॉज सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको एंटीपार्टम हेमरेज के कॉज पूछे जाते हैं कि किस कारण से एंटीपार्टम ब्लीडिंग होती है, तो सबसे ज़्यादा प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा एंड वासा प्रीविया, बट जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है 60 to 70% जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है, एंटीपार्टम ब्लीडिंग होती है, वो होती है प्लेसेंटल प्रीविया के कारण। प्लेसेंटल कॉज सबसे ज़्यादा होते हैं, तो प्लेसेंटा प्रीविया सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है। फिर लोकल कॉज में पूछा जाता है जो कि अनकॉमन है, तो उसमें यूट्राइन रप्चर, सर्वाइकल और वेजाइनल रेस्ट्रेशन किसी भी इंजरी और ट्रॉमा के कारण, या फिर वेजाइनल और सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, कंजेनाइटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, वेजाइनल इन्फेक्शन हो, या फिर सर्वाइकल एक्टोपोरियन हो, या फिर अननोन कॉज है। बट जो मोस्ट कॉमन कॉज यदि एग्जाम में आता है तो आपको सबसे पहले मार्क करना होगा प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्टो प्लेसेंटा। मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं किसके लिए? एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल्ली पैरा? तो नल्ली पैरा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन में है वन हु नेवर कंप्लीटेड द प्रेगनेंसी बियॉन्ड द स्टेज ऑफ वायबिलिटी, वन हु नेवर बिकम प्रेग्नेंट, वन हु बिकम प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और वन हु इज प्रेग्नेंट फॉर मोर देन वन टाइम। नल्ली पैरा का मतलब होता है कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें आप कभी भी प्रेग्नेंट ही ना हुए हों, जब प्रेगनेंसी आपकी वायबल स्टेज तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। कुछ टर्मिनोलॉजी है गायनेकोलॉजी में, वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपका यूपीपीएससी का जो पेपर आने वाला हो या सीएचओ का पेपर होता है तो उसमें बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं आपके, हो सकता है आपको इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो नली पैरा का मतलब होता है कि ऐसी प्रेगनेंसी जब आपने कभी भी प्रेग्नेंट ना हुए हों, प्रेग्नेंट होने के बाद भी इनकेस आप वायबिलिटी स्टेज तक ना पहुंच पाए हों, तो प्रेगनेंसी क्या कहलाएगी? नली पैरा। और यहाँ पर अदर टर्म दिए हुए हैं, नली ग्रेविडा। नली पैरा का मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हुए हैं बट आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट ही नहीं हुई है वायबिलिटी स्टेज तक। नली ग्रेविडा का मतलब है कि वन हु नेवर बिकम प्रेग्नेंट, आप प्रेग्नेंट कभी भी नहीं हुए हैं, ना तो स्टेज ऑफ वायबिलिटी तक और ना प्रेग्नेंट हुए हैं। दूसरा आता है प्रीमी ग्रेविडा। तो ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेग्नेंट, और पैरा का यहाँ पर मतलब होता है कि आपने वायबिलिटी स्टेज को कंप्लीट ही नहीं किया है। तो नली ग्रेविडा का मतलब होता है वन हु नेवर बिकम प्रेग्नेंट, प्रीमी ग्रेविडा का मतलब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है वन हु इज प्रेग्नेंट फॉर मोर देन वन टाइम। फिर आता है ग्रांड मल्टी ग्रेविडा। तो ग्रांड मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है? जब आप 4 से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुके हो तो वो आएगा ग्रांड मल्टी ग्रेविडा में। बट मोस्टली यही टर्म आते हैं आपके एग्जाम में, प्रीमी पैरा, प्रीमी ग्रेविडा, नली ग्रेविडा या मल्टी ग्रेविडा, पैराइटी एंड ग्रेविडा। तो ये बेसिक टर्म है गायनेक के, तो आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन टर्म में यदि नली पैरा आता है तो यहाँ पे आपको नली से मतलब कभी नहीं, और पैरा का मतलब है कि प्रेग्नेंट हुए हैं बट वायबिलिटी स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। नली ग्रेविडा आता है तो ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेगनेंसी, और नली का मतलब कभी भी नहीं हुए हैं। प्रीमी मीन्स फर्स्ट, और मल्टी मतलब मोर देन वन टाइम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। गीता comes to ANC clinic, antenatal clinic, for her second antenatal visit. Her history is suggestive of 2 previous abortion and 1 term delivery. Her gravident parity is। तो कोई पेशेंट ANC क्लिनिक आई है सेकेंड एंटीनेटल विजिट के लिए, उसकी हिस्ट्री क्या रही है कि 2 प्रीवियस अबॉर्शन हो चुके हैं, 1 टर्म डिलीवरी हो चुकी है, और एट प्रेजेंट वो प्रेग्नेंट है। तो आपको यहाँ पर उसकी कितने टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी है, ग्रेविडा रही है, और पैराइटी बताना है। पैराइटी का मतलब है कि प्रेजेंट में क्या है, पैराइटी का मतलब है कि लाइव बर्थ कितने रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन में G1 P1, G2 P1, G3 P1 या फिर G4 P1। तो यहाँ पे हिस्ट्री उसकी क्या रही है कि 2 प्रीवियस अबॉर्शन हो चुके हैं, तो A2 हो जाएगा यहाँ पर। ग्रेविड 4 टाइम हो चुकी है, वो 4 टाइम प्रेग्नेंट, क्योंकि 2 उसके अबॉर्शन हो चुके हैं, टर्म डिलीवरी है और अभी वो प्रेग्नेंट है प्रेजेंट। तो क्या होगा? G4 P1। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? G4 P1। तो अब आपको यहाँ पर बेसिक था कि ग्रेविड और पैराइटी चेक करनी है, बट यदि आपको GTPL स्कोरिंग पूछी जाती है, GTPL स्कोर एग्जाम में आता है, तो आपको पता होना चाहिए G रिप्रेजेंट करेगा प्रेगनेंसी को, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, चाहे उसमें अबॉर्शन इंक्लूड हो
या फिर प्रीवियस मिसकैरेज इंक्लूड हो, प्रेजेंट में कितनी प्रेगनेंसी रही हो, सभी ग्रेविडा में इंक्लूड हो जाएंगी। पैरा का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ आफ्टर 20 वीक्स, कि 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद है जो कितने बर्थ हुए हैं। तो यहाँ पर जो P1 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि उसका एक टर्म डिलीवरी हुई है। आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद उसने एक बेबी को जन्म दिया जो कि टर्म डिलीवरी रही है, तो वो किस में आएगा, पैरा में। तो इसीलिए यहाँ पर P1 है। G4 का मतलब है कि 4 टाइम प्रेग्नेंट हुई है, ग्रेविड हुई है। फिर आता है यहाँ पे 5 डिजिट सिस्टम होता है GT पहले स्कोरिंग में। तो G का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, T का मतलब होता है फुल टर्म प्रेगनेंसी। क्या होता है, फुल टर्म प्रेगनेंसी, जो कि 37 से 40 वीक की होती है। P का मतलब है प्री टर्म प्रेगनेंसी, प्री टर्म डिलीवरी जो कि 20 से 36 वीक में हो गई हो। A का मतलब है यहाँ पर अबॉर्शन एंड मिसकैरेज, बिफोर 20 वीक्स के 20 वीक के पहले कोई अबॉर्शन हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, तो वो आएगा। L रिप्रेजेंट करेगा लिविंग चिल्ड्रन। यदि आपसे कहा जाता है कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन आई है हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक आई है, तो वो कहती है कि उसके 3 क्या है, लाइव जो बेबी हैं एट प्रेजेंट, तो T फुल टर्म प्रेगनेंसी क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। 2 आपको पता करना है कि उसकी जो प्रीवियस 3 प्रेगनेंसी रही हैं फुल टर्म रही हैं, कि बिफोर 37 वीक डिलीवर हो गए हैं बच्चे। जी रिप्रेजेंट करेगा कि वो कितने बार प्रेग्नेंट हुई है, चाहे फिर उसमें कुछ मिसकैरेज भी इंक्लूड रहे हो, प्रीटर्म डिलीवरी इंक्लूड रही हो, सभी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। ये रिप्रेजेंट करेगा अबॉर्शन, उसके कितने बार अबॉर्शन करवाया है, 1 बार 2 बार या 3 बार। और L रिप्रेजेंट करेगा लिविंग चिल्ड्रन, यदि वो कहती है कि उसके एट प्रेजेंट 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 चाइल्ड हैं या 4 चाइल्ड हैं, L रिप्रेजेंट करेगा उस काउंटिंग को। तो आई होप आपको GT पहले स्कोरिंग समझ में आ गई हो, आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि UPPSC के लास्ट पेपर में आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आए हुए थे GT पहले स्कोरिंग के लिए, ग्रेविडा, फुल टर्म प्रेगनेंसी, प्रीटर्म डिलीवरी, अबॉर्शन एंड लिविंग चिल्ड्रन। फिर आता है ग्रेविडिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ टाइम अ वुमन हैज प्रेग्नेंट, वही मैंने जो अभी आपको बताया। नेक्स्ट आता है पैराइटी, ये छोटे छोटे टर्म है, तो पैराइटी का मतलब है अ वुमन द नंबर ऑफ टाइम्स दैट शी हैज गिवन बर्थ टू अ फीटस विथ अ जेस्टेशनल एज ऑफ 20 वीक्स और मोर। पैराइटी का मतलब होता है कि 20 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी के बाद और प्रीटर्म डिलीवरी है जो उसकी हुई है। अबॉर्शन का मतलब होता है मिसकैरेज या फिर बिफोर 20 वीक्स के पहले जो कंसेप्सियस मटेरियल है वो एक्सपेल्ड आउट हो गया हो वेजाइना से, अबॉर्शन हुआ है, तो वो किस में आएंगे, अबॉर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो डिले कॉर्ड क्लैंपिंग किस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। ऑप्शन में है बेबी बॉर्न टू एनीमिक मदर, प्रीटर्म बेबी, बेबी विथ बर्थ वेट मोर देन 3 kg, या फिर RH इनकम्पेटिबिलिटी। तो डिले कॉर्ड क्लैंपिंग, हमें कॉर्ड क्लैंपिंग क्या है, डिले नहीं करना है, तो किस पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। तो बेबी बॉर्न टू एनीमिक मदर, इनमें कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं रहती कॉर्ड क्लैंपिंग। क्यों, क्योंकि जो कॉर्ड में जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ का ब्लड भी बेबी में चला जाएगा, तो बेबी एनीमिक होने से बचेगा। तो मदर तो है ही एनीमिक बट बेबी बच जाएगा, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं रहेगा। प्रीटर्म बेबी में भी प्रॉपर यदि कॉर्ड क्लैंपिंग थोड़ा डिले करते हैं तो बेबी में ब्लड की सप्लाई हो जाएगी। फिर आता है बेबी बर्थ वेट मोर देन 3 kg, तो इसमें भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी। बट RH इनकम्पेटिबिलिटी के पेशेंट में हम कॉर्ड क्लैंपिंग को डिले नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से जो एंटीबॉडी है मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो हम इसीलिए जो RH इनकम्पेटिबिलिटी यदि मदर को प्रेजेंट है तो बेबी को उस RH इनकम्पेटिबिलिटी से बचाने के लिए क्या करते हैं, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग नहीं करते हैं, सडनली फास्ट क्या करते हैं, सबसे पहले कॉर्ड कटिंग करेंगे, जिससे बेबी में जो एंटीबॉडी मदर में है RH इनकम्पेटिबिलिटी की वो फीटस में ट्रांसफ़र ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस इज नोन एज, तो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन में इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, कम्युनिटी या फिर एसोसिएशन। तो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं वो कहलाएगा एसोसिएशन। कम्युनिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का एक पर्टिकुलर प्लेस और एरिया में रहना, जो कि एक ग्रुप कहलाएगा।
सोसाइटी का मतलब है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो लोगों का जो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट और पर्पस के लिए एक साथ आए हैं, तो क्या है सोसाइटी। बट आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए एक लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइज किया है, ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर पर्टिकुलर पर्पस, तो क्या है एसोसिएशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है चाहे कोई भी कॉलेज ले लो, बैंक ले लो या फिर कोई भी संस्था ले लो। नेक्स्ट इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। तो हम एनटीडी बच्चों में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी में यदि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन को हम प्रिवेंट करना है तो कैसे प्रिवेंट करेंगे, क्या दे के प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन में है विटामिन के टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आयरन टू द मदर इन थर्ड ट्राइमेस्टर, फॉलिक एसिड टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आयरन एंड फॉलिक एसिड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो यदि हमें न्यूबॉर्न बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन से स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा या फिर स्पाइना बाइफिडा मेनिंगोसील मेनिंगोमायोसील, ये सभी क्या है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इनसे बचाना है बेबी को, तो हम क्या देंगे, तो हम मदर के लिए फॉलिक एसिड देना स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। यहाँ पर ऑप्शन है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी मदर को फॉलिक एसिड देंगे। यदि आपको ऑप्शन में कंसीव करने के टाइम भी दिया जाता है तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि कंसीव करने से लेके ही यदि हम आयरन एंड फॉलिक एसिड देना स्टार्ट करते हैं मदर को, तो क्या होगा बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और यदि अल्फा फीटो प्रोटीन का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ सकता है कि मदर के सीरम ब्लड टेस्ट होता है जो, तो यदि उसमें अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल हाई होता है तो क्या होगा, तो यदि अल्फा फीटो प्रोटीन पूछते हैं हाई होता है लेवल तो एनटीडी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और यदि कम होता है तो डाउन सिंड्रोम। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर से या फिर कंसीव करने से लेके ही फॉलिक एसिड देकर। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट इज नोन एज। तो जो हमारी पल्स बीट है, नंबर ऑफ पल्स बीट है 1 मिनट में आती हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, रिदम, रेट, वॉल्यूम या फिर टेंशन। तो पल्स बीट पर मिनट हम कभी भी ये नहीं कहते कि 75 बीट हैं जो 1 मिनट में आई हैं, तो ये रिदम है कि वॉल्यूम है कि टेंशन है कि रेट है, तो ये क्या है, रेट है। यदि 75 बीट पर मिनट आती हैं तो ये क्या हो गई, रेट हो गई। रिदम का मतलब है कि पल्स है जो इनका जो नॉर्मल वे है वो सही तरीके से हो रहा है, स्टॉप होके तो नहीं आ रही है, तो ये रिदम में आ जाएंगी। तो यहाँ पर पल्स बीट पर मिनट है यदि तो ये क्या कहलाएगा, रेट। अब अलग अलग कैटेगरी के लोगों की जो पल्स बीट है वो अलग होगी। इन्फेंट है, न्यूनेट है, लेस देन 1 मंथ एज है तो 120 से 160 बीट पर मिनट होगी। 1 से 12 महीने का बच्चा है यदि तो 80 से 140 बीट पर मिनट होगा। 12 मंथ टू 2 ईयर, 1 साल से 2 साल तक के बच्चों की 80 से 130 होगी। और यदि बच्चे की एज 2 to 6 ईयर है तो 75 to 120 बीट पर मिनट हो सकती है। एंड देन मोर देन 12 ईयर के बाद सभी की नॉर्मल पल्स रेट है जो होगी 60 से 100 तक, बट मोस्टली 75 to 80 तक आती है। यदि एडल्ट की बात की जाए तो बच्चों की 120 to 160 बीट पर मिनट क्या है, पल्स रेट है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग इज नोन एज। तो ब्रीदिंग का एब्सेंट होना क्या कहलाएगा, ऑप्शन में ब्रेडिपनिया, यूपनिया, टेकिपनिया या फिर एपनिया। तो एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग का मतलब होगा एपनिया, क्या होगा, एपनिया। यूपनिया का मतलब होगा नॉर्मल ब्रीदिंग, डिस्निया का मतलब होगा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हाइपर एपनिया का मतलब होगा कि जो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग है, रेट है वो क्या हो गई, बढ़ रही है। टेकिपनिया का मतलब होगा रैपिड ब्रीदिंग, 16 to 20 से भी ज़्यादा जाना ब्रीदिंग रेट का, तो वो किस रेस्पिरेशन रेट का, तो वो किस में आएगा, रैपिड ब्रीदिंग में। ब्रेडिपनिया का मतलब होगा स्लो ब्रीदिंग, लेस देन 16 रेस्पिरेटरी रेट है जो हो जाएगी तो ब्रेडिपनिया में आ जाएगी। ऑर्थोपनिया का मतलब होगा जब आप बैठे हो या खड़े हो तब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होना। हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है कफिंग अप विथ ब्लड, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड, खांसी आती है तब साथ में ब्लड का आना। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब होगा एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स, साइलिंग, जिसको रेस्पिरेशन के नाम से भी जानेंगे। तो यहाँ पे छोटी सी टर्मिनोलॉजी है ब्रीदिंग पैटर्न को लेके। एपनिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग, यूपनिया का मतलब होता है नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रेडिपनिया का मतलब होता है स्लो ब्रीदिंग, टेकिपनिया का मतलब रैपिड ब्रीदिंग। यदि आपकी सांस जो रेस्पिरेटरी रेट है
मोर देन 20 से ज़्यादा जाती है तो किस में आएगी, टैकिप्निया में। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लो ऑक्सीजन लेवल इन द टिश्यू, और साइनोसिस का मतलब होगा टिश्यू में यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द टिश्यू, ड्यू टू हाइपोक्सिया के कारण साइनोसिस की कंडीशन होगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से क्या है जो सही नहीं है। ऑप्शन में है फैमिली इज अ बायोलॉजिकल यूनिट, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलीजन, फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय सोशल रिलेशनशिप, फैमिली इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो इनमें से कौन सा पॉइंट्स है जो सही नहीं है। तो फैमिली क्या है, एक बायोलॉजिकल यूनिट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, टू ईच अदर बाय रिलीजन से जुड़े रहेंगे। फैमिली इज डिफाइंड बाय सोशल रिलेशनशिप, फैमिली इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो फैमिली को लेके यहाँ के पर जो पॉइंट सही नहीं है वो क्या है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलीजन। तो ऐसा नहीं है, फैमिली में जो लोग होते हैं एक बायोलॉजिकल यूनिट है, सोशल रिलेशनशिप को डिफाइन करेगी फैमिली, और पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच का एक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, रिलेशनशिप है। बट जो फैमिली क्या है, एक दूसरे से रिलीजन के कारण, धर्म के कारण नहीं जुड़ी हुई होती। नेक्स्ट इज द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग इन्फेंट्स आर। तो इन्फेंट्स में लेस देन 1 ईयर एज में जो सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है उसके साइन क्या हैं। ऑप्शन में ड्राउजीनेस, डिप्रेस्ड फॉन्टेनल एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, एक्सेसिव क्राइंग एंड एक्सेसिव थर्स्ट, ड्राउजीनेस, बल्जिंग फॉन्टेनल एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, एंजाइटी एंड इंक्रीज्ड स्किन टर्गर। तो डिहाइड्रेशन है जो 3 टाइप का होगा, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। यदि सीवियर डिहाइड्रेशन पूछते हैं तो सीवियर डिहाइड्रेशन में जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, ड्राउजीनेस, डिप्रेस्ड फॉन्टेनल एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर हैं, जो किसके साइन है, सभी सीवियर डिहाइड्रेशन के। यहाँ पर ये देखिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। यदि बच्चा माइल्ड डिहाइड्रेट है तो उसमें एक्टिव रहेगा वह और अलर्ट भी होगा, मॉडरेट में इरिटेबल होगा, अलर्ट होगा और थर्स्टी भी होगा। बट सीवियर डिहाइड्रेशन वाले जो बच्चे होंगे लिथार्जिक होंगे और बीमार दिखेंगे, लुक्स लाइक अ सिक। कैपिलरी फिलिंग यदि आपसे पूछा जाता है तो सीवियर डिहाइड्रेशन जो बच्चे होंगे उनमें डिले कैपिलरी रिफिलिंग टाइम होगा। पल्स है जो बहुत फास्ट होगी, थ्रेडी पल्स होगी, और रेस्पिरेशन नॉर्मल होगा माइल्ड में, बट मॉडरेट वालों में फास्ट होगा, और सीवियर हैं तो फास्ट एंड डीप। और सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आता है स्किन को लेके कि यदि जो सीवियर डिहाइड्रेशन वाले बच्चे हैं तो उनमें आप स्किन पिंच करते हैं तो क्या होगा, तो ये पिंच करने के बाद स्किन थोड़ी देर में है जो वापस होगी। फॉन्टेनल, मॉडरेट में सनकैन स्लाइटली होंगे बट सनकैन सिग्निफिकेंटली होंगे, और यूरिन फ्लो बहुत ही कम हो जाएगा सीवियर वालों में, बट माइल्ड डिहाइड्रेशन में नॉर्मल रहेगा। तो ये क्या है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिहाइड्रेशन के जो टाइप होते हैं इनमें क्या साइन रहेंगे, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। और जनरली डिहाइड्रेशन की कंडीशन इन्फेंट्स में मोस्टली डायरिया के कारण ही होती है, लूज मोशन के कारण, वॉमिटिंग के कारण होती है। तो ये सभी साइन आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज व्हेन यू कम अक्रॉस अ पर्सन lying unresponsive on the road, your first action should be to। तो यदि आप रोड पर किसी पर्सन को देखते हैं जो कि अनरिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपकी फर्स्ट एक्शन क्या होगा उस पर्सन को देख के। ऑप्शन में है मेक द पर्सन टू सिट, लीव द पर्सन टू वेक अप बाय हिमसेल्फ, कॉल एन एम्बुलेंस एंड स्टार्ट द CPR, या फिर मेक द पर्सन टू लाई ऑन वन साइड। तो यदि आप किसी अनरिस्पॉन्सिव पर्सन को रोड पर देखते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप सबसे पहले उसको एम्बुलेंस के लिए कॉल करें यदि आपको ऑप्शन में है, या फिर आप उसको तुरंत CPR देना स्टार्ट करें। आप ये वेट नहीं करेंगे कि कोई आपकी हेल्प करने आए तुरंत या कुछ भी, तो आपको सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करना है और CPR देना स्टार्ट कर देना है एज अ फर्स्ट एड के तौर पर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, CPR देना स्टार्ट कर देना है उसके लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, C। नेक्स्ट इज हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू। तो जो हेल्पर सेल्स होती हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगी। ऑप्शन में है मैक्रोफेज, B सेल्स, मैक्रोसाइट्स, या फिर T सेल्स। तो जो हेल्पर सेल्स किस कैटेगरी से आती हैं, तो ये आती हैं T सेल्स से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज अ सोशल एनिमल, हु सेड दिस। तो मैन क्या है, सोशल एनिमल है, तो ये किसने कहा है? ऑप्शन में प्लूटो, स्पेंकर, क्रिस्टो या फिर एरिस्टोटल। मैन इज अ सोशल एनिमल, ये कहा है एरिस्टोटल ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन है जो कितना होता है? ऑप्शन में 30 to 45 मिनट, 12 आवर, 1 आवर या फिर 1.5 आवर। तो जो ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है जनरली 15 से 30 मिनट का होता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाते हैं तो आंसर होगा आपका 30 to 45 मिनट। 4 स्टेज होती हैं लेबर की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेज होती है प्रीमी पैरा में 12 आवर, मल्टी में 6 आवर। सेकेंड स्टेज होती है 2 आवर प्रीमी में और 30 मिनट मल्टी में। थर्ड स्टेज 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक हो सकती है, बोथ प्रीमी एंड मल्टी में। और फोर्थ स्टेज होती है 1 आवर की होती है। तो यहाँ पर जो चारों स्टेज होती है इनका ड्यूरेशन है, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सर्विक्स फुली डायलेट होगी। सेकेंड स्टेज में बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा। जो कंप्लीट सर्विक्स डायलेटेशन है 10 सेंटीमीटर, उसके फुल डायलेशन से लेके बेबी एक्सपेल्ड आउट होने तक की स्टेज सेकेंड में आएगी। थर्ड स्टेज आएगी जब प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा। फोर्थ स्टेज होगी जो ऑब्जर्वेशन करने की स्टेज होगी। तो ये 1 आवर की होती है। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चारों स्टेज का क्या ड्यूरेशन होता है वो आप याद रखें, बट ड्यूरेशन है जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड स्टेज का, ये तीनों ड्यूरेशन क्या हो जाते हैं, प्रीमी और मल्टी ग्रेविडा के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। तो कौन सी ग्लैंड है जो हार्मोन को सीक्रेट करके बॉडी का जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट है उसको मेंटेन करके रखती है? ऑप्शन में थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस या फिर पैंक्रियाज। तो जो ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को रेट को नॉर्मल मेंटेन करके रखती है वो कौन सी है? तो वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन को सीक्रेट करती, T3, T4 एंड TSS, जो कि आयोडीन का सीक्रेशन करते हैं और आयोडीन मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग रेस्पिरेशन इन अ नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन इज। तो यदि कोई नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन है तो उसमें रेस्पिरेटरी रेट को असिस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? ऑप्शन में है पुट द हैंड ऑन द चेस्ट, हियर द हार्ट बीट, लुक, लिसन एंड फील, पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ नोज। तो यदि आप किसी नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, बेहोशी की हालत में है, तो उसका आप जो रेस्पिरेशन है कैसे असिस्ट करेंगे? तो आप तो इस तरीके से बेस्ट मेथड सबसे सही होगी तो वो होगी लुक, पेशेंट को देखें, सुने एंड फील करें। ये नहीं कि आप उसके चेस्ट पे हाथ रख के देख रहे हैं, नाक के सामने आकर हाथ रख के देखते हैं। और यदि आपको कैरोटिड पल्स मिल जाती है नेक के यहाँ पर, तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा, बेस्ट मेथड होगी। बट ऑप्शन में आपको इस तरीके से ऑप्शन आते हैं तो आपको क्या करना है? लुक, लिसन एंड फील। नेक्स्ट इज व्हाट आर नॉट द मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। तो इनमें से कौन से हैं जो मिसकंसेप्शन नहीं है मेंटल हेल्थ को लेकर, जो माइथ्स होते हैं वो नहीं है, मिसकंसेप्शन नहीं है। ऑप्शन में है इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इलनेस, चिल्ड्रन डू नॉट एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, पीपल विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आर वायलेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल, मेंटल प्रॉब्लम्स डू नॉट अफेक्ट द हेल्थ। तो यहाँ पर मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, सभी हैं, मतलब कि कुछ गलत भ्रांतियाँ होती हैं किसी किसी को मेंटल हेल्थ को लेकर, बट यहाँ पर जो नहीं है वो आपको बताना है। तो क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इलनेस। ये क्या है? मिसकंसेप्शन नहीं है, क्योंकि ये सही है कि मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट करना पॉसिबल है। यदि आप सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट मेंटल हेल्थ पेशेंट को मिल जाता है तो वो ठीक है, जो हो सकता है। तो यहाँ पर जो मिसकंसेप्शन है कि बच्चों को नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों में भी डिप्रेशन, बाइपोलर हो सकता है। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के पेशेंट होते हैं वायलेंट और इनप्रेडिक्टेबल हैं, जो हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। मेंटल प्रॉब्लम डू नॉट अफेक्ट द हेल्थ, बिल्कुल अफेक्ट करेंगे। यदि आपको कोई, आप मेंटली फिट नहीं हैं तो आप फिजिकली फिट भी नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर जो मिसकंसेप्शन नहीं है वो क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इलनेस। नेक्स्ट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंस। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या रहेगा?
ऑप्शन में 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, 1 आर्टरी एंड 1 वेन, या फिर 1 आर्टरी एंड 2 वेन्स। तो अम्बलाइकल कॉर्ड जिसको हम फ्यूनिस के नाम से भी जानते हैं, जिसकी जो लेंथ होती है 45 to 50 सेंटीमीटर तक होती है। तो अम्बलाइकल कॉर्ड में क्या रहता है, 2 आर्टरी एंड 1 वेन। जो आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जो वेन होती है 1 वेन अम्बलाइकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है बेबी के लिए। तो यहाँ पे याद रखना है, दो अम्बलाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरी एंड 1 वेन होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं अम्बलाइकल आर्टरीज, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं और अम्बलाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ 45 to 50 सेंटीमीटर तक होती है और इसका दूसरा नाम क्या है, फ्यूनिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है? ऑप्शन में है 1000 to 1500 mg पर DL, मोर देन 200 mg पर DL, 500 to 1000 mg पर DL, या फिर लेस देन 200 mg पर DL। जो कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, LDL, तो इन सभी का रेशियो मिला के कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, 200 mg पर DL से। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 200 mg पर DL से कम। नेक्स्ट इज नर्सिंग प्रोफेशन कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड आफ्टर। नर्सिंग प्रोफेशन कब है जो प्रैक्टिस में आना चाहिए? ऑप्शन में है एक्रीडिटेशन, वैल्यूएशन, लाइसेंश्योर, या फिर अप्रूवल। तो नर्सिंग प्रोफेशन जो आप पढ़ाई करते हैं, BSc करते हैं, GNM करते हैं, आपको जॉब पर कब रखा जाएगा? जब आपके पास लाइसेंस होगा। विदाउट लाइसेंस आपका काम करना है जो बहुत ही रिस्की होगा और इवन आपको अप्रूवल भी नहीं मिलेगा किसी भी हॉस्पिटल या कॉलेज में काम करने से। नर्सिंग प्रोफेशन कब प्रैक्टिस में आना चाहिए? आफ्टर द लाइसेंस। नेक्स्ट इज विच स्टेचुटरी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। तो कौन सी स्टेचुटरी बॉडी है जो नर्सिंग एजुकेशन के लिए इंडिया में सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी? ऑप्शन में है NAAC, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो कौन सी स्टेचुटरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है नर्सिंग एजुकेशन के लिए? तो वह INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, 1947 में। और इसके एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? T दिलीप कुमार। याद रखें, INC की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है T दिलीप कुमार। नेक्स्ट इज इफ अ पर्सन हैज एन ऑब्जेक्ट इम्प्लांटेड इन हिज हैंड द फर्स्ट एडर मस्ट। तो यदि किसी पर्सन के हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, इम्प्लांट किया गया है, तो एज अ फर्स्ट एडर आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? ब्रेक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट इज विजिबल, ओनली ब्रेक द ऑब्जेक्ट इफ इट हिंडर्स द ट्रांसपोर्टेशन, ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट बाय पुलिंग इट, इमोबिलाइज द ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्टेराइल पैड। तो यदि किसी पर्सन के हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट इम्प्लांट हो गया हो, या फिर किसी को रॉड ही घुस गई हो हाथ में, कुछ छड़ लग गई हो, कुछ भी हो सकता है, तो यदि आप फर्स्ट एड के तौर पर उसकी हेल्प करते हैं तो आपको सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को इमोबिलाइज करना होगा कुछ भी स्टेराइल पैड से। देन आफ्टर आप उसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। आपको घर पे कुछ भी कारनामे अपने नहीं दिखाने हैं, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि इमोबिलाइज द ऑब्जेक्ट यूजिंग बाय द स्टेराइल पैड। नेक्स्ट इज while documenting the high pulse rate of patient, nurse must document it is। तो यदि पल्स रेट हाई है, मोर देन 100 बीट पर मिनट जाती है, तो एज ए नर्स आप क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, क्या लिखेंगे कि क्या कंडीशन है? ऑप्शन में टेकिपनिया, टेकिकार्डिया, हाइपरपैरेक्सिया, या फिर अरिथमिया। तो यदि एज अ नर्स आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हाई पल्स रेट रहती है पेशेंट की, तो आप क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? टेकिकार्डिया। टेकिपनिया का मतलब होगा कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो मोर देन 20 जाती है, हाई रेस्पिरेटरी रेट है, तो टेकिपनिया है। हाइपरपैरेक्सिया का मतलब होता है कि फीवर की कंडीशन है। एंड जो पल्स रेट का यदि पूछा जाता है तो वो क्या है, हाई पल्स रेट है तो टेकिकार्डिया, और लो पल्स रेट है तो ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसमें सभी पॉइंट्स इंक्लूड हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फिजिकल, मेंटल, रिप्रोडक्टिव एंड सोशल।
तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो यहाँ पर हेल्थ की डेफिनेशन में रिप्रोडक्टिव तो कहीं भी नहीं आता है, तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस इज नोन एज। तो ह्यूमन बॉडी की एक क्षमता होती है पैथोजन से क्या करने की? प्रोटेक्ट करने की। तो ये क्या कहलाएगा? हाइपर सेंसिटिविटी, लोकोमोशन, इम्यूनिटी या फिर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। तो ह्यूमन बॉडी की जो खुद के लिए प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। जिसकी जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो इन्फेक्शन से इजीली बच जाता है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इज ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग इज। तो यदि किसी को चोकिंग की कंडीशन हुई है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन में है ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर्स, कॉल फॉर एम्बुलेंस, गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स या फिर गिव समथिंग टू ड्रिंक। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है चोकिंग के लिए कि आपको 5 शार्प बैक ब्लो देना है शोल्डर ब्लेड के पीछे। इसको मैन्यूअर थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। 5 बैक ब्लो देना है एंड देन 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट है जो देना है, तो चोकिंग की कंडीशन ठीक हो जाएगी। यदि बच्चों में पूछते हैं तो आपको घुटने पर बच्चे के लिए उल्टा लेटा के अपने नी के यहाँ पर 5 क्या देना है? शोल्डर ब्लेड के यहीं पर रब करना है, बहुत अपना जो हथेली का पार्ट है वहाँ से, एंड देन 5 चेस्ट थ्रस्ट देना है बच्चे को। तो यहाँ पे बच्चे में पूछते हैं तो चेस्ट थ्रस्ट, और यदि बड़ों में पूछते हैं तो एब्डोमिनल थ्रस्ट है जो देना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ क्रेनियल नर्व। तो चौथे नंबर की क्रेनियल नर्व कौन सी है? ऑप्शन में ट्रोक्लियर, एब्ड्यूसेंस, फेसियल या फिर ट्राइजेमिनल। तो जो चौथे नंबर की क्रेनियल नर्व है वो क्या है? ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व। टोटल 12 क्रेनियल नर्व होती हैं। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ इज ट्रोक्लियर, फिफ्थ इज ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ इज एब्ड्यूसेंस, सेवेंथ इज फेसियल, 8th नंबर पे आएगी वेस्टिबोकोक्लियर, 9वें नंबर पर ग्लॉसोफेरेंजियल, 10वें पर बेगस, 11वें पर स्पाइनल एसेसरी, और जो लास्ट होगी वो होगी हाइपोग्लोसल। तो यहाँ पे आपको पूरी 12 क्रेनियल नर्व है जो याद रखनी है। इनके फंक्शन क्या है ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मस्कुलर पाउच लाइक सैक दैट लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ एब्डोमन टू स्टोर फूड टेम्परली इज नोन एज। यहाँ पे आपको मस्कुलर ऑर्गन बताना जो कि पाउच लाइक सैक होता है, उसमें टेम्पररी फूड स्टोर किया जाता है, जो लेफ्ट ऑफ एब्डोमन में प्रेजेंट होगा। ऑप्शन में गॉल ब्लैडर, लंग्स, स्टोमक या फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर की जाएगी, लंग्स ऑक्सीजन सप्लाई के लिए है, एंड या फिर क्या बचता है जिसमें टेम्पररी फूड स्टोर होगा तो वो है स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट, सब्सटीट्यूशन एंड प्रोजेक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिस्प्लेसमेंट, सब्सटीट्यूशन और प्रोजेक्शन एक किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन में डिफेंस मैकेनिज्म, न्यूरोटिक नीड, साइकोसोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या फिर साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सभी किसके पार्ट हैं? डिस्प्लेसमेंट, सब्सटीट्यूशन, प्रोजेक्शन ये किसके हैं? डिफेंस मैकेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। व्हाट इज द हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब क्या होगा? ऑप्शन में मॉर्निंग सिकनेस, लेथार्जिक, फूड क्रेविंग या फिर एक्सेसिव वॉमिटिंग। तो यहाँ पर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, इसको मैं कई बार बता चुकी हूँ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।